हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट ऑफ पॉलिटी फॉर बीए सेकेंड सेमेस्टर। तो इसमें हमने यूनिट 1 स्टार्ट की थी, जिसमें कि एक पार्ट हमने कर लिया था। मतलब एक पार्ट में हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे, जैसे कि राजनीतिक विज्ञान क्या होता है, इसका अर्थ और परिभाषा, और कुछ दार्शनिकों के अनुसार इसकी जो परिभाषाएं दी गई हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, वो हमने इसमें डिस्कस की थी। अब इसकी पारंपरिक कुछ परिभाषाएं थी जो पारंपरिक टाइटल से ही एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो भी हम कर चुके थे। और राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति भी हमने पढ़ ली थी, इसका दायरा ये भी हमने कर लिया था। तो आज जो हम करने वाले हैं वो राजनीतिक विज्ञान को, इसका जो दायरा है उसको हमने 2 भागों में बांटा है, जिसमें कि एक राज्य केंद्रित होता है, एक गैर राज्य केंद्रित होता है। तो आज हम इसी को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इससे पहले इंग्लिश की जो सारी यूनिट्स हैं वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, वहाँ से आप देख सकते हो, या फिर इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी की सारी लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से आपको सारी लेक्चर्स की फ्री पीडीएफ मिल जाएंगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, राज्य केंद्रित चर्चा में हमें नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे जो सेंटर है वो आपका स्टेट है, कि सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो स्टेट के अराउंड ही घूमेंगी। तो जो राज्य है वो सामाजिक जीवन की एक अंतिम अभिव्यक्ति आप कह सकते हो। अंतिम अभिव्यक्ति से यहाँ पे मतलब है कि सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने वाला एक वो लास्ट स्टेज है, ठीक है। अब देखिए, कुछ वर्ड्स यहाँ पे आपको थोड़े से टिपिकल लग सकते हैं, जैसे अभिव्यक्ति है, तो ये इसके लिए हम इसका अल्टरनेटिव भी यूज़ कर सकते हैं, बट क्योंकि हम पॉलिटी का एग्जाम लिख रहे हैं तो कुछ हमें पॉलिटिकल टर्म्स भी यूज़ करनी होंगी, ठीक है। तो राज्य जो है वो सामाजिक जीवन की एक अंतिम अभिव्यक्ति है। लोगों का राजनीतिक जीवन राज्य के ही अराउंड घूमता है। और इसमें अगर हम सरकार के अध्ययन की बात करें तो सरकार के बिना ना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती, और राज्य के बिना सरकार की नहीं की जा सकती। कि जो गवर्नमेंट है वो स्टेट से बनती है और स्टेट के लिए ही बनती है, तो दोनों ही चीज़ें इंटरडिपेंडेंट हैं। तो राज्य के साथ साथ सरकार की भी चर्चा ज़रूरी यहाँ पे हो जाती है। अब इसके अलावा हम बात करें राज्य के इतिहास के अध्ययन की, तो अगर हम राज्य के इतिहास की चर्चा ना करें तो वर्तमान राज्य का जो विचार है वो अधूरा रह जाता है। अधूरे का मतलब है, अगर हम अब देखें अपनी कंट्री में जो इस टाइम पे सिस्टम है, तो वो कुछ ऐसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा ना सारे के सारे जो स्टेट्स हैं उनकी अपनी इंडिविजुअल गवर्नमेंट होती है। तो जिस तरीके से स्टेट्स रन करते हैं, मतलब किसी स्टेट गवर्नमेंट ने काम अच्छा किया है तो वो एक तरीके से कंट्री के डेवलपमेंट में ही तो प्रमोट कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अब कुछ स्टेट की गवर्नमेंट अगर काम अच्छा नहीं कर रही है तो वो स्टेट ना काफ़ी पिछड़ जाते हैं, और जिसकी वजह से इंडिया की ना ओवरऑल परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। तो देखिए, अगर हम सरकार की बात करें तो राज्य के विचार के बिना ये अधूरा है। तो राज्य के अतीत और वर्तमान की चर्चा के संदर्भ में, मतलब इसके कॉन्टेक्स्ट में देखा ये जा सकता है कि ये जो संस्थाएं हैं ये अतीत में भी काम करती थी और वर्तमान में भी करती हैं, केवल इनका जो स्वरूप है वो बदला है। मतलब आप एक तरीके से कह सकते हो इनके टाइटल्स थोड़े से डिफरेंट थे, या फिर वे ऑफ वर्किंग थोड़ा सा डिफरेंट था, बाकी सारी की सारी चीज़ें वही हैं। तो मतलब सिर्फ उनकी फॉर्म्स चेंज हुई हैं, चीज़ें आज भी वही हैं। तो अगर इसमें कानून के अध्ययन की बात करें तो राज्य और सरकार के अलावा जो चीज़ सरकार को मजबूत बनाती है या एक देश को मजबूत बनाती है वो होता है वहाँ का कानून। कि कोई भी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, या फिर विलेज लेवल पे भी जो गवर्नमेंट वर्क करती है, तो वो सारी की सारी एक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखती है। वो लॉ एंड ऑर्डर अगर उनके पास नहीं होगा, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीज़ें ऐसे रिटर्न में उनको नहीं मिलेंगी, तो शायद उनको भी नहीं पता कि उन्हें कैसे चीज़ों को डील करना है, या किस क्राइम के लिए क्या उनको पनिशमेंट देनी है, कौन सा लॉ किस टाइम पे इम्प्लीमेंट करना है, या कौन सा जो स्टेट फॉर्मेशन होता है कि कई बार वो लैंग्वेज बेसिस पे होता है, या कई बार जो पॉपुलेशन है वो कई बार कैटेगरीज में बट जाती है, कि कोई एक जो कैटेगरी है वो बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में है, कुछ माइनॉरिटी में है, उनके अकॉर्डिंग भी कई बार क्लासिफिकेशन होता है और स्टेट्स डिवाइड होते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं वहाँ पे कई बार ट्राइबल कम्युनिटीज़ अपने लिए अलग लैंड की डिमांड करते हैं, तो उसकी वजह से भी कई सारे स्टेट फॉर्मेशंस होते हैं। तो वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं संविधान के और कानून के अकॉर्डिंग चलती हैं। तो इसीलिए कानून का जो अध्ययन है वो सरकार और राज्य में सेम इम्पोर्टेंस रखता है। उसके अलावा अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की, तो इसमें देखिए अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का जो इफेक्ट है वो हमारे राष्ट्रीय जीवन पे भी पड़ता है, कि वही चीज़ें हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। कि अगर इंटरनेशनल लेवल पे जो पॉपुलेशन है या पॉल्यूशन है वो अगर कम हो रहा है और हमारी कंट्री में जो है वो बहुत ज़्यादा है,
तो हमें भी वहाँ से ये चीज़ पता चलती है कि हाँ, हमारे यहाँ पे अभी भी हम पीछे हैं, हमें उसको ठीक करने की ज़रूरत है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएं हैं वो हमारे राष्ट्रीय जीवन को भी प्रभावित करती हैं। अब अगर हम बात करें सैद्धांतिक और व्यवहारिक राजनीतिक जीवन की, तो राजनीतिक विज्ञान की जो सैद्धांतिक चर्चा है वो राज्य की उत्पत्ति, प्रकृति, विचारधारा, स्वतंत्रता और कानून के बारे में है। देखिए, सैद्धांतिक और व्यवहारिक वर्ड से समझ आ गया होगा कि जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। अब प्रैक्टिकल में मेनली आता क्या है कि एक आइडियोलॉजीज हो गई, फ्रीडम हो गया, लॉ हो गया, और सैद्धांतिक में जो कुछ पुरानी नीतियां हैं वो इसके अंदर आती हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पे गैर राज्य केंद्रित चर्चा। देखिए, नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे जो आपका स्टेट है उसको सेंटर नहीं माना जाएगा, कि अब जो गवर्नमेंट है वो स्टेट के अराउंड काम नहीं करेगी। तो ये आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिकों का मानना है कि वर्तमान में राजनीतिक विज्ञान न केवल राज्य बल्कि वो कुछ ना जो आपकी नॉन गवर्नमेंट या कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं, कुछ पब्लिक या पब्लिक ग्रुप्स भी ऐसे होते हैं जिनके अराउंड, या जिनको आप कहते हैं ना प्रेशर ग्रुप्स, जो सरकार पर हर कार्य के लिए दबाव बनाती हैं या कई बार सरकार के कार्य या नीतियों को बदलने के लिए भी गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाते हैं, वो सारे ग्रुप्स इसके अंडर में आते हैं। तो अब इसको विस्तार से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है यहाँ पे प्रभाव और प्रभावशाली का अध्ययन। तो राजनीति का जो अध्ययन है वो प्रभाव और प्रभावशाली का एक अध्ययन है। तो इसमें हम पढ़ेंगे लॉसवेल की एक डेफिनेशन, जिसके साथ हमारा टॉपिक भी क्लियर हो जाता है और एक हमें अपने आंसर में इंक्लूड करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा भी मिल जाता है। जब कई बार आप डेफिनेशंस लिखते हैं ना, तो अगर डेफिनेशंस में आप कुछ दार्शनिकों की परिभाषाएं लिखते हैं तो वो आपकी वे ऑफ राइटिंग को काफ़ी इम्प्रूव करता है और आपके मार्क्स भी काफ़ी बढ़ जाते हैं उस चीज़ से। तो देखिए, एक लॉसवेल है जिनका मानना यह है कि कई बार ना व्यक्ति एक दूसरे से अपनी मर्जी से काम करवा रहा होता है। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर्स में, प्राइवेट सेक्टर्स में भी अक्सर ये आपने देखा होगा कि जो लोग बड़ी पोस्ट पे होते हैं वो हमेशा जो उनसे नीची पोस्ट पे होते हैं, मतलब जो लोग उनके अंडर में काम करते हैं, वो एक पर्टिकुलर काम के लिए उनको सैलरी देते हैं, बट उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें वो उनसे करा लेते हैं। तो इन मामलों में ना ऐसा करने वाले व्यक्ति को कहते हैं प्रभावशाली, और ये कहलाता है प्रभावशालिता या फिर प्रभावशाली की शक्ति को प्रभाव कहते हैं। ठीक है। अब इसी में इन्होंने बताया कि इसी तरीके से व्यक्ति, समूह, संगठन और राज्य के बीच में ना एक विशेष संबंध होता है जिसको हम प्रभाव कहते हैं। मेनली प्रभाव से यहाँ पे मतलब है कि जो व्यक्ति ऊंचे एक लेवल पे है, जो अपने अंडर में लोगों को प्रेशराइज करके उनसे काम कराता है या फिर जिसकी प्रभावशीलता वहाँ पे नज़र आती है, वही आपका प्रभाव कहलाता है। फिर नेक्स्ट है आपका संघर्ष और असहमति। तो ये भी क्लियर है, काफ़ी लोग जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या जिनके पेरेंट्स भी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, वो लोग इस चीज़ से अवेयर होंगे कि एक तो प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी स्ट्रगल, देखिए स्ट्रगल हर फील्ड में ही करना पड़ता है, प्राइवेट में भी, गवर्नमेंट में भी, बट आप कह सकते हो ना सबका जो स्ट्रगल है वो अलग अलग है। तो जो लोग प्राइवेट सेक्टर में करते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है कि बहुत ज़्यादा एक लंबी मेहनत या लंबे काम के बाद जाके उनको प्रमोशन मिलता है। बट देखिए गवर्नमेंट सेक्टर में भी जो प्रोसीजर है वो काफ़ी लंबा है, बट वो थोड़ा कंफर्टेबल है। अब यहाँ पे हम देखें तो संघर्ष राजनीति के केंद्र में ही होता है और सार्वभौमिक समझौते की दुनिया में इसके लिए कोई भी जगह नहीं है, मतलब यूनिवर्सल अगर वर्ल्ड की बात करें उसमें कोई स्पेस नहीं है, बट पॉलिटिक्स का ये एक सेंटर है। तो काफ़ी छोटा सा था और आपकी जो डेली लाइफ के एग्जांपल है उनसे आप इसको अच्छे से रिलेट कर सकते हो और अपनी आंसर राइटिंग में भी इंक्लूड कर सकते हो एज एन एग्जांपल। तो नेक्स्ट है यहाँ पे मूल्यों के आधिकारिक आवंटन का अध्ययन। तो जो एक राजनीतिक वैज्ञानिक हैं डेविड ईस्टन, इनका कहना है कि मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से रिलेटेड जो पॉलिटिकल साइंस की वैल्यूज़ हैं उनको हमें अध्ययनों के रूप में वर्णित करना चाहिए। अब नेक्स्ट है यहाँ पे आपका राजनीतिक गतिशीलता का अध्ययन। तो राजनीतिक गतिशीलता मतलब जो आपका डायनामिक पॉलिटिक्स है उसकी जो स्टडी है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आज के टाइम में हम देखें तो जो हमारा एक वे ऑफ मेकिंग लॉ था, जो लॉ फॉर्मेशन था, जो बिल से एक्ट बनने का जो एक प्रोसीजर है वो काफ़ी ज़्यादा डायनामिक हो गया है कि जितना ज़्यादा हम डिजिटलाइज हो रहे हैं या जितना मॉडर्नाइजेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो आज के टाइम में हमें ऐसे हर पर्टिकुलर स्टेप पे कुछ भी हम नया करते हैं तो हमें एक अलग लॉ या अलग एक कह सकते हो आप रूल्स रेगुलेशंस की नीड होती है। तो वैसे ही पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा स्टार्टिंग से ही डायनामिक रहा है कि इसमें टाइम टू टाइम चेंजेस आते रहें और होते रहें। तो अभी भी है, बट इसको पढ़ना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी होते रहते हैं। तो अगर हम समय के साथ उनके टच में नहीं रहते तो शायद काफ़ी अपनी लाइफ का एक ऐसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या एक जो आप कह सकते हो जो एक सेकेंड
तो अगर हम इस प्रोसीजर के गो थ्रू नहीं होते हैं तो शायद काफ़ी ज़्यादा हम सोसाइटी में ऐसे पिछड़ जाएंगे कि जैसे आज भी अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे लोग ऐसे अक्सर मुझे मिल जाते हैं कि अगर उनसे पूछा जाए कि इस टाइम पे इंडिया में टोटल स्टेट और यूटीज़ कितने हैं, तो शायद अभी भी वो उसको 29 मानते हैं, क्योंकि पुराना डाटा वही है, बुक्स में लिखा हुआ वही है, और वो लोग करंट के साथ अपडेटेड नहीं है, करंट के टच में नहीं है। यूटीज़ को वो लोग अभी भी 9 या 7 लिखते हैं, जबकि ये जो डाटा है आपका 2019 में चेंज हुआ था, 2019 अक्टूबर में। बट उसके बाद भी अभी 2022 में भी काफ़ी हद तक लोग उसको 28 ही पढ़ते हैं। तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा मतलब डायनेमिक सब्जेक्ट भी आप इसको मान सकते हो, और प्रैक्टिकली भी डायनेमिक है ये, बट इसके टच में रहना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो राजनीतिक गतिकी का जो अध्ययन है वो काफ़ी ज़रूरी इसीलिए क्योंकि सरकार और राजनीति में कार्यरत जो वर्तमान शक्तियां हैं उनमें समय के साथ साथ परिवर्तन आते रहते हैं। तो राजनीतिक दल हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, और मेजॉरिटी हो गई या लॉबी हो गई, इन सब का जो एक स्टडी है वो इसीलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब इसमें लास्ट टॉपिक है हमारा कि राजनीति विज्ञान का महत्व क्या है। तो देखिए, पहली चीज़ तो करंट के साथ अपडेट होना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि सोसाइटी में डे टू डे लाइफ में ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप इनके बारे में अवेयर नहीं है तो कई बार काफ़ी सारी पॉलिसीज़ में आप पीछे रह जाते हो। देखिए, पॉलिसीज़ में पीछे रहने का मतलब है कि पॉलिसीज़ के बेनिफिट्स आपको नहीं मिल पाते हैं क्योंकि आप करंट के टच में नहीं हो। तो राजनीतिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक समाज में राजनीति विज्ञान का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इसके अध्ययन से ही लोग जान पाते हैं कि राज्य कैसे बनता है, क्यों बनता है, और किसके लिए बनता है, और क्या संविधान का होना उचित है या नहीं है, और लोगों को उनके अधिकार और कर्तव्य के प्रति जागरूक कराना। जैसे काफ़ी सारे लोग हैं कि जो अपने फंडामेंटल राइट्स ही वो नहीं जानते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं जानते हैं, या फिर डीपीएसपी के बारे में उनको नहीं पता। तो कई बार काफ़ी गलत चीज़ें उनके सामने हो रही होती है और वो सोचते हैं काश हमारे पास ऐसा कुछ राइट होता, बट ये राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, बट लोग सिर्फ अवेयर नहीं है। तो इस वजह से उनको लगता है कि शायद काफ़ी चीज़ें उनके पास नहीं है, बट वो चीज़ें हैं, और हमें होना क्या होगा कि हमें जागरूक बनना पड़ेगा। तो अब चलते हैं हमारा इस टॉपिक का जो इस यूनिट का जो लास्ट टॉपिक है, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स में भी इसको प्रोवाइड कराया है, तो इससे भी आप पढ़ सकते हो। और कई बार ये क्वेश्चन मतलब डिस्क्रिप्टिव वे में आता है, एक लॉन्ग या ऐसे फॉर्मेट में आता है। तो राजनीतिक विज्ञान का महत्व आप लिख सकते हो, जो मैंने भी आपको बताया कि नागरिकों को समझने में, नागरिकता को समझने में, और अपने जो हमें राइट्स मिले हुए हैं, अधिकारों को, कर्तव्यों को समझने के लिए, और वर्ल्ड में जो चीज़ें हाल फिलहाल में चल रही हैं उनको जानने के लिए, और जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं उनकी एक गवर्नमेंट फॉर्मेशन में क्या रोल होता है वो जानने के लिए। अब अगर निष्कर्ष की बात करें तो यही कि एक तो जो पॉलिटिकल साइंस है वो सोशल साइंस की एक ब्रांच है, और इसके अंदर हम मेनली स्टेट, गवर्नमेंट और जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनकी लाइफ के बारे में, इंटरनेशनल चीज़ों को पढ़ते हैं। और ये जो सब्जेक्ट है अपने आप में काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक है, तो इसके जो नेचर है, जो इसका स्कोप है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो भी डायनेमिक है। ठीक है, तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था। तो इसी के साथ आपकी जो यूनिट 1 है ख़त्म होती है। तो इसी तरीके से आपकी जो यूनिट 2 है उसकी वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड करूँगी। तो वो काफ़ी छोटी सी यूनिट है, एक ही लेक्चर में हम उसको कर लेंगे। और यूनिट 3 में भी हमें 2 लेक्चर लगेंगे, क्योंकि अगर मैं एक लेक्चर में एक यूनिट कवर करती हूँ तो शायद वीडियो आपका हाफ या 1 आवर का हो सकता है। तो इसलिए हम इनको पार्ट्स में करेंगे, छोटे छोटे वीडियोज़ होंगे कि आपको भी बोरिंग नहीं लगेगा, और आप कह सकते हो कि कुछ कम टाइम में ही, मतलब एक मिनिमम शॉर्ट पीरियड में ही आप अपनी यूनिट को ख़त्म कर लोगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।